हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 के जो आपके आंसर्स एसेस होते हैं उस असेसमेंट का क्या यार्डस्टिक होता है, क्या पैरामीटर्स होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला और अहम पैरामीटर होता है वो है कंटेंट। चाहे आप बहुत ब्यूटीफुली लिखे हो, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, फॉर्मेट अच्छा है, लैंग्वेज भी अच्छी है, मगर यदि आपने कंटेंट ही सही नहीं दिया तो फिर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, आपको 0 भी एग्जामिनर दे सकता है। तो अब कंटेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंटेंट के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जब कोई ऐसे क्वेश्चन, आर्गुमेंट क्वेश्चन या रिपोर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका कंटेंट जो है वो रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन या रिपोर्ट या आर्गुमेंट क्वेश्चन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रेलिवेंस का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है उसके बारे में ही आपको, उस क्वेश्चन को ही आपको जस्टिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में जो क्वेश्चन आया था, क्राइम अगेंस्ट वेमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, तो इसमें आपको ये लिखना है कि किस तरह से मेल डोमिनेशन इज़ द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन। मेल डोमिनेशन और क्राइम अगेंस्ट वेमेन को कनेक्ट करके लिखना है। मगर यदि आपने इस क्वेश्चन के कंटेंट में आपने ये दे दिया कि विमेन पे क्राइम बढ़ रहा है और आप डेटा, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स जो भी आप दे रहे हो वो सब, फिर आप ये दे रहे हो कि क्यों क्राइम बढ़ रहा है, फिर आप बहुत सारे कॉजेज़ दे रहे हो। एक कॉज आप ये दे रहे हो कि FIR ही लॉन्च नहीं करवाती है विमेन, सोसाइटी है उसकी वजह से भी नहीं करवाती है, ठीक है, बहुत सारा आप कॉजेज़ भी दे दिए, कॉजेज़ ऑफ क्राइम भी दे दिए, मगर आपके इस कंटेंट में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिमांड करता है कि मेल डोमिनेशन कैसे कॉज है। तो एंटायर कंटेंट में आपको मेल डोमिनेशन को पकड़ के रख के ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है कि मेल डोमिनेशन कैसे कारण है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन का थ्रेड पकड़ो और उस थ्रेड को ही आपको स्ट्रेच करना है। आप थ्रेड से, अगर आप थ्रेड को छोड़ दिए ऐसे क्वेश्चन का, तो फिर डेविएशन होगा और डेविएशन से मार्क्स नहीं मिलता। मुझे पता है, एक क्वेश्चन मैंने वैक्सीन नेशनलिज्म पे दिया था, तो एक स्टूडेंट है जिसने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो उसने इस क्वेश्चन में वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में एक पैराग्राफ उसने बताया, इंट्रो एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर इंट्रो। उसके बाद वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बताने लगा, इंडिया के बारे में बताने लगा और टोटली डेविएट हो गया अपने कंटेंट से। कंटेंट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था वैक्सीन नेशनलिज्म और फिर डिप्लोमेसी और इंडिया, वैक्सीन नेशनलिज्म गायब हो गया था। ऐसे में मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कंटेंट में आती है कि आपको, आप जो भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो उसमें आप एविडेंस दें या अपने ओपिनियन को आप कनेक्ट करें विद द करंट इशू। तो करंट इशू से अगर आप कनेक्ट करते हो या अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस देते हो तो अपने आप आपका कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो जाता है। कोई बोलेगा मैम होते ही नहीं है एविडेंस, डेटा याद नहीं रहते, ठीक है, नहीं याद रहते तो उससे जो भी है आपके पास दिमाग में वो लिखो, मगर रेलिवेंट लिखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रेलिवेंस नहीं है आपके कंटेंट में, रेलिवेंस का मतलब ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर मुश्किल है। अच्छा, इस रेलिवेंस में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ये देखा है कि जैसे इंट्रो, ऐसे में इंट्रो देते हैं, तो मैंने कई, आप मेरा अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको CAPF ऐसे दिखेगा, मैंने कई बार बताया कि इंट्रो में ऐसे क्वेश्चन को पार्शियली ओपन करो। पार्शियली ओपन करने का मतलब ये है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वेमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, तो आप क्राइम अगेंस्ट वेमेन से शुरू कर सकते हो अपना इंट्रो। पार्शियली हम ओपन किए, मतलब मेल डोमिनेशन के बारे में हम कुछ नहीं बता रहे, तो पार्शियली ओपन करो। आप विमेन एम्पावरमेंट से शुरू कर सकते हो, विमेन इन जनरल से शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे यू ओपन अप द ऐसे क्वेश्चन, और फिर सेकेंड पैराग्राफ से यू एक्सपोज द ऐसे क्वेश्चन इन टोटलिटी, और फिर उस थ्रेड को पकड़ लो और उसी को स्ट्रेच करते जाओ, ठीक है। और कंक्लूजन में
देखो इंट्रो में हम व्हाट वी डू, वी टेक अप वन single or minor component of the essay question and will elaborate it in the sense that crime against women is an expression of male domination. तो इसमें crime against women is a key component of this essay question. Male domination is another key component of this essay question. Male domination major key component है, okay? और यानी स्पेसिफिक की कंपोनेंट है और आपको स्पेसिफिक की कंपोनेंट पे ही इलैबोरेट करना है. क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज जनरल और या जनरल की कंपोनेंट. अगर आप कंपेयर करेंगे मेल डोमिनेशन से तो ऑब्वियसली क्राइम अगेंस्ट वुमेन जनरल, तो आप जनरल से इंट्रो शुरू करो और सेकेंड पैराग्राफ में स्पेसिफिक पे आ जाओ, फिर स्पेसिफिक को ही इलैबोरेट करते जाओ बाय कनेक्टिंग इट टू जनरल कंपोनेंट, राइट. कंक्लूजन में आप ध्यान रखना कि जितने भी की कंपोनेंट्स है, बी माइनर मेजर वॉट एवर जनरल स्पेसिफिक, जितने भी की कंपोनेंट है ऐसे क्वेश्चन में सारे कनेक्ट करके यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन. आप ऐसे मत करना कि बस कुछ, मैंने देखा स्टूडेंट्स एकदम जनरल सा कंक्लूजन दे देते हैं, दैट इज यू नो नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन. ये काम मत करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली देखिए आपके जो आंसर स्क्रिप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत अनटाइडी से होते हैं, मैसी सा लुक देता है, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो साफ समझ में आ जाती है. वैसे ही आपका कंटेंट के अंदर क्या अप्रोच रहता है उससे भी एग्जामिनर बहुत कुछ एसेस कर लेता है. कंटेंट को ही देख कर बता सकता है आपके बायसनेस क्या है, प्रेजुडिस क्या है, ये सारा आपका कंटेंट से वो एग्जामिनर बता सकता है. इसीलिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए, कहने का मतलब आपका ओपिनियन, आप जो सजेशन दे रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है उस पर अगर आप अपने एस्से में, रिपोर्ट में तो नहीं कर सकते हो अपना पर्सनल रिएक्शन जो भी है, मगर यदि रिएक्शन देते हो तो ध्यान रखना वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए. कहने का मतलब ये है आपके कंटेंट से एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, आपका कास्ट क्या है, आपका आप रिजर्व कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, सपोज आपका रिलीजन नहीं पता चलना चाहिए. मतलब आपकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी कंसील्ड होनी चाहिए. आपके कंटेंट के थ्रू एग्जामिनर बिल्कुल भी एसेस न कर पाए. इस तरह से आपको अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है. ओके, तो रैशनल होना चाहिए, इलॉजिकल चीज़ मत बताओ और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. जैसे कि ऐसे क्वेश्चन चाहे कितना भी पेसिमिस्ट हो, आपको लगता नहीं कि कुछ होने जाने का है इंडिया का, ठीक है, तो तब भी आप अपना जो ओपिनियन है वो हमेशा आशावादी रखोगे, ऑप्टिमिस्टिक रखोगे. दूसरी चीज़, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी एग्जामिनर एसेस न कर पाए. जो एक्सट्रीम ओपिनियन है उसको आप कभी भी नहीं दोगे. एक्सट्रीम ओपिनियन या शॉविनिस्टिक टाइप का ओपिनियन है, ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं दोगे. और कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर ड्रेसिंग स्टाइल, तो ड्रेसिंग स्टाइल आप, ये तो शॉविनिस्टिक ओपिनियन हो गया. आप आर्गुमेंट में ज़रूर दे सकते हो मगर आप ऐसे में नहीं दे सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट में आप काउंटर भी करते हैं तो इससे पता नहीं चलता एग्जामिनर को. मगर ऐसे में अगर आपने इस तरह का लिख दिया तो प्रॉब्लम वाली बात है. अगर आप इस तरह से लिखते हो, एक्सट्रीम ओपिनियन का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एवरी रिलीजन प्रोपोगेट्स विमेन सप्रेशन, वो भी गलत है. आप बोल ही नहीं सकते हो कि सारे, मतलब एवरी रिलीजन अगर आप लिख देते हो तो एवरी क्या हो गया, एक्सट्रीम ओपिनियन. तो इस तरह से जैसे ऑल, नेवर, अब्सोल्यूट, ये सारा एक्सट्रीम ओपिनियन कैरी, ये वर्ड ही अपने आप में एक्सट्रीम चीज़ को इंडिकेट करता है. तो ये जो वर्ड है ये सब यूज़ नहीं करोगे. अब जैसे एक स्टूडेंट ने मेरा राइटिंग बैच में था, उसने लिखा था एक सेंटेंस, मैंने रिजर्वेशन पे कोई क्वेश्चन दिया था तो उसने लिखा था कंक्लूजन में, रिजर्वेशन मस्ट बी अपरूटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी. सोचिए, मस्ट बी अपरूटेड, तो इसका साफ मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी का है, वो रिजर्व कैटेगरी का नहीं है. साफ पता चल गया एग्जामिनर को, वो उसको ऐसी नहीं बनने देगा. इसीलिए एक्सट्रीम ओपिनियन को आप बिल्कुल भी
अपने कंटेंट में मत डालना। रिजर्वेशन जब है हमारे भारत में तो उसकी हिस्ट्री है, वो क्यों है, तो उसका एक लॉजिकल रीज़न है। वो सबको देखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको देना है। वो कॉन्स्टिट्यूशन, जब बैलेंस बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक, अनबायस्ड और रैशनल होगा, ठीक है। ये सबसे बचना। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता ही दी है, एकदम स्ट्रिक्ट अनोनिमिटी, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मतलब इसमें आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन कहीं से भी कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए आपके बारे में। इसलिए मैं रिपोर्ट में कहती हूँ कभी कोई सिटी का नाम मत लिखो। हाँ, जहाँ इंसिडेंट हुआ उस सिटी का नाम आप भले लिख दो, मगर इसके अलावा हमेशा न्यू दिल्ली लिखो तो बेटर रहेगा, इंडिया का कैपिटल है। बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख दो, बाय PQRS, बाय ABCD लिख दो। नाम किसी का भी मत लिखो। आप ये मत बोलना कि मैंने अपना तो नाम नहीं लिखा, नहीं, आप अपने पड़ोसी का भी नाम मत लिखो, अपने फ्रेंड्स का भी नाम मत। अब इसमें फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या चीज़ कभी मेंशन नहीं करोगे अपने कंटेंट में, वो ये है पॉलिटिकल पार्टी का नाम और पॉलिटिकल लीडर का नाम आपको कभी भी मेंशन नहीं करना है। मैंने इतनी बार अपने वीडियो में बोला हुआ है ये चीज़, मगर फिर भी मुझे आंसर स्क्रिप्ट में मिलता है नरेंद्र मोदी। क्यों? एक तो वर्ड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं अननेसेसरी। कोई लिखता है आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आर एक वर्ड, ऑनरेबल एक वर्ड, प्राइम एक वर्ड, मिनिस्टर एक वर्ड, और फिर नाम भी लिखते हैं नरेंद्र मोदी ऐसे करके। कितना आप वर्ड्स कंज्यूम कर रहे हो, कितना अनइंटेलिजेंटली आप अपने आंसर्स लिख रहे हो या एग्जाम दे रहे हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कुछ भी मत लिखो, सीधे लिखो ना आर गवर्नमेंट, वेरी सिंपल। गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का हेड कौन है? नरेंद्र मोदी, इज वेरी सिंपल। तो आप ऐसे एग्जाम इस तरह से नाम देकर एक तो आप एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे हो, दूसरी चीज़ अपना टाइम एनर्जी किल कर रहे हो और मार्क्स भी लूज कर रहे हो। तो क्या फ़ायदा? कभी भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का नाम आप नहीं दोगे। एक क्वेश्चन आया था 2019 में, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो उसमें मैंने ज़रूर पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया है, मगर वो अनअवॉइडेबल था, मुझे देना पड़ा, वरना मैं पॉलिटिक्स में जो इंस्टेबिलिटी है या कॉम्प्लेक्सिटी वो मैं बता नहीं पाती। तो दैट क्वेश्चन डिमांडेड द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मगर उसमें भी मुझे ध्यान आ रहा है मैंने लीडर का नाम नहीं दिया था। ओके, मैंने पार्टी का सिर्फ नाम दिया था। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रिजर्वेशन पे आ गया या वैक्सीन, नेशनलिज्म पे, डिप्लोमेसी पे, तो क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल लीडर पार्टी का नाम देना? इसलिए ये सब चीज़ आप अवॉइड करोगे। अपने पूरे आंसर स्क्रिप्ट में ये दो प्रोनाउन या इसका इक्विवेलेंट आप मेंशन नहीं करोगे। कहने का मतलब आई, यू नहीं मेंशन करोगे। आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ कहीं नहीं मेंशन होना चाहिए। यू, योर सेल्फ, ये कभी भी प्रोनाउन मेंशन नहीं करोगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जब कभी आपका ओपिनियन पूछा जाता है with regard to some what is your opinion with regard to this particular जो भी है व्यू पॉइंट, तो इसमें आप आई मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इन माई ओपिनियन, इस तरह से। अदरवाइज आप कहीं पे भी आई और यू मेंशन नहीं करोगे। आई मेंशन करोगे तो आंसर स्क्रिप्ट में आप आ जाओगे, कहाँ से आए आप। यू मेंशन करोगे तो एग्जामिनर आ जाएगा। आई इंडिकेट्स एग्जामिनी, यू इंडिकेट्स एग्जामिनर, तो कहाँ आए ये लोग? आंसर स्क्रिप्ट में थोड़ी आएंगे ये दोनों, मगर मैंने देखा है मेंशन करते हैं, जो कि गलत है। बहुत मार्क्स इसमें कटेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ है जो स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए और फॉलो करते नहीं है, जबकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अब रही बात कोर्स की, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना ऑब्सेस्ड रहते हैं कोर्स से या फैसिनेटेड रहते हैं, मुझे नहीं पता, और एक मिसकंसेप्शन भी पाल के रखते हैं कि कोर्स देंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। मतलब अगर आप मेरे मॉडल आंसर्स देखोगे 21 AC01 से 10 तक, पूरे 10 टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स देखोगे तो हार्डली मैंने कोट दिया। मेरे ख्याल से 1-2 जगह कोट दिया होगा, 1-2 क्वेश्चन है, अदरवाइज मैंने कोट नहीं दिया। फिर भी आंसर बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है अच्छे हैं। तो कोट्स अगर आप देते हो तो कैसा कोट होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोट ज़रूरी नहीं है देना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़,
आप जो कोड देते हो ना, मतलब आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़रूरी है कोड, तो इसकी वजह से कोड जो है ना क्वेश्चन से एकदम इररेलेवेंट होता है, डिसकनेक्टेड होता है और लॉन्ग भी होता है। कोई कोई कोड इतना लंबा दे देते हैं ना कि 50 शब्द उसी में चले जाते हैं। मतलब आप खुद सोचो, इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स, कंक्लूजन 50 वर्ड्स, आपके पास सिर्फ 200 वर्ड्स बाकी हैं, बचे रहते हैं अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने में, और उसमें भी आप 50 वर्ड्स कोर्स को दे दोगे तो बचा 150 में कोई क्वेश्चन जस्टिफाई होगा? तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। एनीवेज, अगर आप कोड देते हो तो सबसे पहले कोड का पोजीशन कहाँ होना चाहिए? बिफोर इंट्रोडक्शन, बिफोर इंट्रो या इन इंट्रो, बिफोर इंट्रो या इन इंट्रो, इंट्रो में दे सकते हो। कहाँ नहीं होना चाहिए? इसके अलावा कहीं भी नहीं होना चाहिए कोड। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर लिख रहे हैं, मतलब इंट्रो लिख दिया, उसके बाद बीच में भी कहीं पर कोड दे देते हैं। अगर आप बीच में कोर्स दे रहे हो ना, इसका साफ मतलब एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा आपके पास तो फैक्ट्स है नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो कोड को एज अ फिलर काम में ले रहे हो। मतलब होता है ना, गैप है कंटेंट का, तो गैप को फिल करने के लिए कोर्स डाल रहे हो। मार्क्स कहाँ मिलेंगे? आपको क्या लग रहा है कोर्स का पूरा है ना, आप फ्लड लेकर आ जाओगे अपने कंटेंट में और एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, बेचारा वो तो डिप्रेस हो जाएगा, इम्प्रेस तो होगा नहीं। तो इसीलिए कोर्स जो है आप सिर्फ बिफोर इंट्रो या इन इंट्रो देकर काम खत्म करोगे। कंक्लूजन में तो बिल्कुल भी कोटेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन वो आपका खुद का होता है, पूरा आप ऐसे लिख चुके हो, उसके बाद लास्ट में आप अपना फाइनल ओपिनियन दे रहे हो, अपना फाइनल स्टैंड रख रहे हो विद रिगार्ड टू ऐसे क्वेश्चन, तो आप उसमें तो कोड दे ही नहीं सकते हो। ओके, अच्छा, अब इसके बारे में बात करती हूँ कि अगर आप इंट्रो में कोड देते हो तो कैसा होना चाहिए। जब आप कोर्स देते हो तो पहली चीज़ है, कोड जो है वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए टू द एसे क्वेश्चन, उसका रेलिवेंस आपको देखना है। ऐसे कुछ भी उठा के कोड दे दिए तो सही नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है वो कनेक्टेड होना चाहिए इंट्रोडक्शन। सपोज आपने कोई कोट लिखा, एक कोट था जैसे बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन इज अ अनप्रोवोक्ड मर्डर, तो अब इस कोट को आप इंट्रो से कनेक्ट करो, ठीक है, अनप्रोवोक्ड मर्डर को एक्सप्लेन कर दो, इट इज कोटेड बाय, ऐसे करके, मतलब इंट्रो से आपको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोटेशन दे दो वो हैंगिंग पोजीशन में लटका रहे ऊपर, नहीं, आपको इसको इंट्रो से कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपका कोटेशन इंट्रो से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप में मैच्योरिटी नहीं है। इसीलिए कोटेशन सिर्फ देना ही नहीं है, कोटेशन को कनेक्ट करना है टू द एसे क्वेश्चन एंड टू द इंट्रोडक्शन, ये चीज़ ध्यान रखोगे। ओके, अब इसी में हम बात करते हैं लास्ट कंटेंट में ही अंडरलाइन करने की। अब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अंडरलाइन करो, तो सबसे पहली चीज़ है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, पेंसिल से अंडरलाइन करो। कभी पेन से अंडरलाइन मत करो क्योंकि बहुत मैसी लुक आता है, तो पेन बेटर रहेगा, पेंसिल से अंडरलाइन करो। मैं तो प्रेफर यही करती हूँ। अगर आपको पेन से भी करना है तो गलत नहीं है, मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं होते हैं, मगर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगता है जब पेंसिल से हम अंडरलाइन करते हैं। अब जो अंडरलाइन है ना, ध्यान रखोगे, कभी भी इंट्रो एंड कंक्लूजन कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता है। वो दीज टू आर देमसेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको क्यों अंडरलाइन कर रहे हो? एग्जामिनर वैसे ही देखेगा इंट्रो एंड कंक्लूजन। इंट्रो से ही पता चल जाता है आप कैसा लिखे होगे, आगे कंक्लूजन से पता चल जाता है आपका ओपिनियन। ओके, तो इसीलिए इसमें कुछ भी एक वर्ड भी आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो आपका 3-4 पैराग्राफ है अपार्ट फ्रॉम इंट्रो एंड कंक्लूजन, तो उसमें जब मैं कहती हूँ अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़, तो कैंडिडेट को ऐसा फील होता है भाई हमने लिखा है तो सारी ही चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। लिटरली मैंने ऐसे आंसर स्क्रिप्ट भी चेक किए जिसमें सब कुछ अंडरलाइंड है। अब सब कुछ अंडरलाइंड है तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नॉन इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? इसीलिए सपोज एक पैराग्राफ आपने लिखा, ठीक है, एक पैराग्राफ में कहीं पे आपने ऐसा डेटा दिया है जो ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड है, सिंपली एक उस डेटा को बस अंडरलाइन, मतलब पूरी चीज़ अंडरलाइन मत करो। अब सपोज एक पैराग्राफ है, उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एक क्वेश्चन था, तो उसमें आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप ना उसकी शॉर्टकमिंग्स को अगर आप इलेबोरेट कर रहे हो, तो एक शॉर्टकमिंग डिले है, तो डिले लिखा तो बस डिले को अंडरलाइन कर दो। अब डिले से रिलेटेड कहीं पे आप डेटा दिए, बस उसको अंडरलाइन कर दो। पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी आपको कंटेंट के बारे में बात किया है।
कि कंटेंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए। और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अब इससे भी आपका इसमें भी मार्क्स आपको मिलते हैं, मगर मार्क्स तभी इसमें मिलेंगे जब आपके पास कंटेंट होगा। कंटेंट नहीं है तो ये सारा कितना भी अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो फोरमोस्ट यार्डस्टिक इज कंटेंट। कंटेंट सही है तो फिर हम आगे बात करेंगे कि हाँ इसमें मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स मिलेंगे, या इसमें मार्क्स कटेंगे। ओके, कंटेंट नहीं है तो पूरा मार्क्स कटना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, अब क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी आप जो लिख रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा ढंग से नहीं लिख पा रही हूँ। पहली चीज़, आप जो भी लिख रहे हो वो रीडेबल होनी चाहिए। रीडेबल होनी चाहिए का मतलब क्या है, समझ में आए कि भाई लिखा क्या है। आप लोग इतना घसीटा मार लिखते हो, कोई कोई स्टूडेंट की राइटिंग इतनी गंदी होती है और फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज बहुत गंदी राइटिंग है, कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, मगर समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कंटेंट दिया, तो ऐसे कंटेंट, अच्छा कंटेंट देने से क्या मतलब है। एग्जामिनर क्यों पेन लेगा? अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो वो क्यों पेन लेगा? वो नहीं पढ़ेगा। क्या लगते हो आप एग्जामिनर के? कुछ भी नहीं। मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट आती है तो मैं तो पेन लेती हूँ कि भाई बंदे ने लिखा क्या है। कोई आंसर स्क्रिप्ट ऐसी होती मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, इतनी गंदी राइटिंग होती है, भाई समझते ही रह जाओ कि लिखा। तो रीडेबल होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राइटिंग गंदी है चलेगा, मगर रीडेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रीडेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ कॉम्प्रीहेंसिबल होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, मतलब एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है और आपका लिखने का मतलब क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सेंटेंस फ्रेमिंग, रीडेबल हो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, इसके लिए सेंटेंस फ्रेमिंग जो होगा आपका वो सिंपल रखोगे। सिंपल मतलब कि ना एकदम भारी भरकम शब्द, लॉफ्टी वर्ड्स आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। आप ये मत सोचना लॉफ्टी वर्ड्स एकदम बहुत भारी भरकम अंग्रेज़ी लिखूंगा तब मेरे को मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारी भरकम अंग्रेज़ी लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन भारी भरकम अंग्रेज़ी में ही रह जाएगा और आप क्वेश्चन से बहुत चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि आप डेविएट हो जाओ। मगर यदि आपका फोकस रहेगा कि मुझे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है तो आप सिंपल सेंटेंस में लिखोगे। और एग्जामिनर भी जो है वो भारी भरकम शब्द को देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो यही देखेगा कि हाँ आप क्वेश्चन को के डिमांड को फुलफिल कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल सेंटेंस फ्रेम करोगे तो आप बहुत मुनाफे में रहोगे, अदरवाइज तो आप लॉस में रहोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुझे एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है भारी भरकम शब्द से। तो लॉन्ग सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करोगे, लॉन्ग सेंटेंसेस मत फ्रेम करो। मैंने तो ऐसे भी आंसर स्क्रिप्ट चेक की है जिसमें पूरा का पूरा 5-6 लाइन का एक पूरा सेंटेंस बना हुआ है, यानी यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने कोई वीडियो में दिखाया हुआ भी है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, यानी इतना बड़ा सेंटेंस और कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर फुल। आपको लगता है इतने लंबे सेंटेंस में कुछ समझ में आएगा कि भाई लिखा क्या है कैंडिडेट ने? कुछ नहीं समझ में आने वाला, बस आप लिख रहे हो, आपका टाइम पास हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर आप सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। फाइन। तीसरी चीज़ है, हमने क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो एस्से में करता है। रीज़न ये है आर्गुमेंट और रिपोर्ट में नहीं करता है, क्योंकि आर्गुमेंट का तो एकदम प्रॉपर रिजिड सा फॉर्मेट है। इंट्रो लिखो 1 2 3, फॉर लिखो, फिर 1 2 3 लिखो, अगेंस्ट लिखो, 1 2 3 लिखो। क्या फॉर्मेट है? कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर नहीं है। रिपोर्ट में भी कोई चक्कर नहीं है, आपका 3 पैराग्राफ होगा, 1 2 3। इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करोगे, इसमें व्हाई, हाउ का आंसर करोगे, इसमें रिएक्शन, ओपिनियन दोगे, खत्म। तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन आपका एस्से में दिखता है, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर नहीं दिखता है जैसे कि आपको आर्गुमेंट और रिपोर्ट में दिखता है। एस्से में आपको स्ट्रक्चर खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एस्से जो स्ट्रक्चर भी होता है वो भी डिपेंड करता है किस तरह का एस्से क्वेश्चन है। फाइन। एनीवेज, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका कंटेंट डिसऑर्गेनाइज है, इसका साफ मतलब है कि आप में टेंडेंसी है इंक्लूड करने की एवरीथिंग,
कोई कोई स्टूडेंट होता है कि आई विल इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू ऐसे क्वेश्चन, मगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पॉसिबल नहीं है सब कुछ इंक्लूड करना। मतलब 300 वर्ड्स में, उसमें भी 200 वर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई करना, और 200 वर्ड में भी आप सब कुछ इंक्लूड करोगे तो आप पता है स्क्वीज करने की कोशिश करोगे, यहाँ घुसा दो इस चीज़ को, यहाँ घुसा दो, ये वाला कंटेंट, ये पीस ऑफ कंटेंट को इधर घुसा दो, उधर घुसा दो, एकदम हैपहैज़र्डली लिखोगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है टू इंक्लूड एवरीथिंग इन द कंटेंट, ये एकदम गलत टेंडेंसी है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल टेंडेंसी है, ठीक है। तो अपने कंटेंट को आप ओवरलोड मत करो, मतलब अपने एसे को डू नॉट ओवरलोड योर एसे विथ लॉट्स ऑफ कंटेंट। ओवरलोड करने से बचो। जैसे क्वेश्चन है कि ना मेल डोमिनेशन जो है इज द कॉज ऑफ वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो इसमें आप बोलो कि मैं सिर्फ 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लूँगा, ठीक है। अगर आप मेरा इसका एसे भी देखोगे तो मैं 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लूँगा। पहला पीस जो होगा, मैं इसमें एक वर्क प्लेस में जो मेल डोमिनेशन दिखता है उसके बारे में बता दूंगा, जो है ना घर में मेल डोमिनेशन दिखता है उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हो, कोई अगर आपको और नज़र आ रहा है तो आप उसमें भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप मेल डोमिनेट, अगर आप हिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हो तो एक पीस ऑफ कंटेंट आप हिस्ट्री से ले लो कि हिस्ट्री में भी हमें मेल डोमिनेशन दिखता था, उसमें भी क्राइम हो रहे थे, एंड तो ये सारी बस 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लो, और 3 पीसेस ऑफ कंटेंट में आप बहुत अच्छे से अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करो कि वर्क प्लेस में जो क्राइम हो रहा है दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ मेल डोमिनेशन, होम में जो हो रहा है हिस्ट्री में वो सारा आप बता दो। तो यानी ये एक पैराग्राफ हुआ, ये एक पैराग्राफ और ये 3 पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, फिर ये 3 पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूजन। या आपको सोल्यूशन देना है तो आप सोल्यूशन दे सकते हो, या सोल्यूशन देने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं बचे हैं तो कंक्लूजन में ही सोल्यूशन दे दो। तो ओवरलोड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं लगेगा आपका कंटेंट, ठीक है, और बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा। अच्छा, इस पैराग्राफ में वर्क प्लेस के बारे में बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में होम के बारे में बता रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ हिस्ट्री तो आप इंट्रोडक्शन के बाद इसको फर्स्ट पैराग्राफ ले सकते हो, राइट। तो आपका बहुत वेल ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमैटिक लगेगा। तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है कनेक्टिविटी पर। अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन हो तो पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, या टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस पास्ट एक्सपीरियंस, या रिजल्टेंटली, अनफॉर्चुनेटली, इस तरह से आप कनेक्ट करो, पैरा टू पैरा कनेक्ट कर सकते हो, सेंटेंस टू सेंटेंस, 2 कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, 2 कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स आप कनेक्ट कर सकते हो कनेक्टिंग वर्ड से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप इस तरह से ये चीज़ कनेक्शन हो गया, 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लिए या 4 पीसेस ऑफ कंटेंट लिए, हर एक पीस ऑफ कंटेंट को एक अलग पैराग्राफ डिवोट किए, तो आपका ना जो पूरा का पूरा एसे है ना एक कोहेरेंट और एक ऑर्गेनाइज्ड लुक देगा। आपका ना कंटेंट है ना स्कैटर्ड नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा इट इज़ अ ब्रोकन पीसेज ऑफ आइडियाज। जैसे आपका एसे अगर कोई देखेगा तो लगेगा अरे ये तो एकदम लग रहा है कि पूरा बिखरा हुआ है कंटेंट। यहाँ पे वर्क प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, और ये चीज़ मैंने देखी, वर्क प्लेस के बारे में यहाँ फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, पता चलता 4th पैराग्राफ में भी कहीं पे वर्क प्लेस आ गया, तो एकदम ब्रोकन पीसेज एंड स्कैटर्ड पीसेज ऑफ आइडियाज लगेगा। मगर इस तरह से लिखोगे एकदम कोहेरेंट लुक, एकदम टाइट लुक देगा। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम आते हैं फॉर्मेट पे। रही बात एसे की, तो एसे का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत लूज होता है, फॉर्मेट भी लूज होता है। मगर हमने ऐसे में बात की हुई है कि यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विथ partially, I mean you partially open the introduction with taking up minor component or general component of the essay question, and then from the second paragraph onwards you can start with major component. तो ये एक format है essay का। Conclusion में all the key component must be taken up together in the conclusion, और introduction में only one component can be taken up। ये essay का है, structure loose होता है essay का, मगर report का format एकदम टाइट फॉर्मेट है, रिजिड फॉर्मेट है। उसमें रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ होते हैं। एक तो फॉर्मेट ये है जैसे प्लेस दोगे न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इस तरह से लिखोगे प्रॉपर न्यू एन कैपिटल डी कैपिटल, और फिर सपोज यहाँ पर 28, देखो कैसे लिखा है 28th 28 जुलाई 2021। अब कोई को लिखते हैं 28 th नहीं लिखेंगे, अरे भाई क्यों नहीं लिख रहे हो, ठीक है। अगर सपोज उनको लिखना है सितंबर तो SCPT लिख के छोड़ देते हैं, भाई आगे कौन लिखेगा, एग्जामिनर लिखेगा क्या।
ओके, तो ये प्रॉपर तरीके से कोई डेट ऐसे लिख देता है, ठीक है, मतलब कितने इररिस्पॉन्सिबल है ऐसे कैंडिडेट। कौन से न्यूज़पेपर में इस तरह से डेट देखते हो बताइए। फिर बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, ठीक है, स्पेशल में एस कैपिटल लिखोगे, करस्पॉन्डेंट में सी कैपिटल लिखो, करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग देख लेना, लोकल करस्पॉन्डेंट, बेस्ट बाय PQRS ABCD, प्लेस में भी ABCD लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फिर रिपोर्ट का आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है, 3 पैराग्राफ होंगे रिपोर्ट के, मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब आंसर कर सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में हाउ एंड व्हाई। थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स ओपिनियन, आपको एक्सपर्ट का नाम नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट। अगर आपको ओपिनियन किसी ने का नहीं पता तो अपना ही ओपिनियन दे दो, मगर एक्सपर्ट का ओपिनियन ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, वो आप ही का ओपिनियन, कोई मतलब उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसका भी रिजिड फॉर्मेट है, उसमें एक इंट्रो होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन वर्ड भी लिखोगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन वेरी शॉर्ट 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो, बेस्ट होता है, या तो फिर 2 लाइन का लिखो, ठीक है, इससे ज़्यादा का मत लिखो। उसके बाद फॉर लिखोगे, उसको अंडरलाइन करो, इंट्रो का अंडरलाइन करो, फिर 1 2 3। अब कोई ये सोचते हैं आर्गुमेंट में जितने नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा होंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। मिसकंसेप्शन, बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हो, ऐसे कैंडिडेट तो बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, मेरे कभी कभी आप आर्गुमेंट क्वेश्चन देखना, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट्स, ठीक है, मगर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 4 5 6 7 और टच एंड गो, टच एंड गो, मतलब कि ये वाला पॉइंट्स लिखे, इसको इलाबरेट नहीं किए, बस टच गो, सिर्फ पासिंग रेफरेंस दे दो, क्या मार्क्स मिलेगा। अरे भाई, जिस पॉइंट को डील कर रहे हो उसको इलैबोरेटली डील करो। आपको क्या लगता है क्वांटिटी बढ़ाने से मार्क्स मिलेंगे? नहीं, क्वालिटी बढ़ाने से मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आप 2 ही पॉइंट्स दो, मगर इलैबोरेटली बहुत अच्छे से आर्गुमेंट क्वेश्चन को जस्टिफाई करो, या तो 3 दे दो, मगर जितना पॉइंट्स आप फॉर में दिए हो उतना ही नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको अगेंस्ट में देना है, ठीक है, वो अनइवन नहीं होना चाहिए, ओके। फिर आप कंक्लूजन लिखोगे, सी ऑन ऐसे करके अंडरलाइन करोगे, और फिर यहाँ पे 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन दो। तो इस तरह से आर्गुमेंट का अगर आपको डिटेल देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, CAPF 2020 एग्जाम सोल्यूशन है, उसमें देख सकते हो, या तो आप इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। अब एक और स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत क्वेरी आती, बोलती मैम मेरे ना इंग्लिश ख़राब है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरी लैंग्वेज ख़राब है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है। तो ये जो लैंग्वेज है ये एकदम लास्ट पैरामीटर है, मतलब एग्जामिनर आपका सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखेगा। अच्छा कंटेंट है स्टूडेंट का, तब ये सोचेगा हाँ मार्क्स देना, कंटेंट नहीं तो मार्क्स देने का नहीं सोचेगा। अच्छा कंटेंट है तो मार्क्स मिलेगा इसको, मगर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है वो देखेगा कि हाँ रीडेबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, लंबे सेंटेंसेस नहीं है, लॉफ्टी वर्ड्स नहीं है, अच्छा बहुत सिंपल सेंटेंस लिख के अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है, दे देगा मार्क्स। फिर देखेगा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि भाई इधर उधर बिखरा हुआ है कंटेंट। फिर फॉर्मेट देखेगा, फिर लास्ट है आपका लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज अच्छा हुआ तो सोने पे सुहागा, आप समझ लीजिए। अब लैंग्वेज में भी आप ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कैपिटल लेटर की मिस्टेक ना हो, फुल स्टॉप जहाँ पुट करना वहाँ पे फुल स्टॉप पुट करो। फुल स्टॉप का जगह अगर आपने चेंज कर दिया, फुल स्टॉप पुट नहीं किया तो सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। स्टूडेंट्स को लगता है फुल स्टॉप है, क्या है, डॉट ही तो है, क्या होता है इससे, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस कैरी करता है। ये फुल स्टॉप से ही एग्जामिनर वहाँ पे पॉज देगा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेगा। अगर ये पॉज उसको नहीं मिला तो ये कंटिन्यूटी में सेंटेंस पढ़ेगा और उसको समझ में नहीं आएंगे ना, ऑब्वियसली आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। कैपिटल लेटर का मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, और सबसे दुख की बात है कि इंडिया को भी स्मॉल में लिखते हैं। अपने नाम, जैसे मेरा नाम रश्मि है, मैं कभी भी रश्मि में आर स्मॉल नहीं लिखूँ। आप लोग भी कभी भी अपने नाम का फर्स्ट लेटर को स्मॉल नहीं लिखते हो, मगर इंडिया जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर ही स्मॉल लिख। बहुत दुख होता है कि अपने नाम का तो कैपिटल कर दोगे, मगर इंडिया जिसको सर्व करने का आप सोच रहे हो उसका ही फर्स्ट लेटर आप स्मॉल में रखते हो। एनीवेज, इसको ऐसे लिखा जाता है इंडिया को, ओके। कोई इस तरह से आई लिखता है, कैसे भी लिख दो, मगर आई कैपिटल होता है। एनीवेज, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये बताऊंगी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या कैरी करना चाहिए, ओके।